शुरू करें अपने पास आज का सेशन। सर आज हम रिवाइज करेंगे इन्वेंट्रीज का टॉपिक। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। देखो ब्रॉडली अगर बात करूं तो इन्वेंट्री के टॉपिक में ना, ब्रॉडली अगर आपसे बात करूं तो इन्वेंट्री के टॉपिक के अंदर हमारे पास दो चीजें हैं जो हमें अपने पास बहुत अच्छे से आनी चाहिए। और वो कौन सी दो चीजें हैं? देखो पहली चीज हमारे पास क्या है, जो हमारे पास मेथड्स फॉर कंप्यूटिंग इन्वेंट्री है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, सॉरी मेथड्स फॉर कंप्यूटिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है। वहां पर हमारे पास क्या है, जैसे फीफो है, लीफो है, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज, इस तरीके के हमारे पास मेथड्स लिख रखे हैं। उसमें भी फीफो और वेटेड एवरेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास है। ठीक है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो मैं सारी बातें अभी आगे करूंगा। पहली चीज तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है सर? दूसरी चीज है इन्वेंट्री टेकिंग। अब देखो मैं जानता हूं, तुम जानते हो सर, इन्वेंट्री टेकिंग के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां सबसे ज्यादा तकलीफ आती है। आज ट्राई करते हैं बाय वे ऑफ आवर रिवीजन मैराथन हम उन चीजों को करेक्ट करने का आप लोगों के लिए। ठीक, चलिए। तो अपने पास सबसे पहले इन्वेंट्री क्या चीज होती है सर? मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री लर्न नहीं करना बट पता होना चाहिए, आगे इंटर में काम आएगा। इन्वेंट्री क्या है? एक एसेट हेल्ड है। इन्वेंट्री क्या है? एक एसेट हेल्ड है। एसेट क्या होता है सबसे पहले हमें यह पता है क्या? एसेट एक रिसोर्स है दैट इज कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी एंड दैट विल फेच सम फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। क्या है? जो इन्वेंट्री है मेरे लिए एक रिसोर्स है। क्या उस पर एंटिटी का कंट्रोल है? क्या वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देगा? हाँ हाँ हाँ। तो इन्वेंट्री क्या है? मेरे लिए एक एसेट है। सबसे पहले ये बात हमें समझ में आती है। इट इज एन एसेट हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब उसको मैं बेचना चाहता हूं मेरे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी वो यहां पर फिनिश गुड्स को रेफर कर रहा है। वो इन दी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल्स। सर अभी मेरा प्रोडक्शन हो रहा है फिनिश गुड्स का, उसका प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में जो ये है ये जुड़ा हुआ है एसेट। तो मेरे लिए क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस। इट इज इन दी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, मतलब बन रहा है, तैयार हो रहा है, मशीन में डला हुआ है। इट इज इन दी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। और थर्ड चीज क्या आती है? फॉर कंजम्पशन। इट इज एन एसेट हेल्ड फॉर कंजम्पशन। अभी कंजम्पशन स्टार्ट नहीं हुआ, फ्यूचर के कंजम्पशन में इसको यूज किया जाएगा इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। कहने का मतलब क्या है, यहां पर वो मुझसे क्या बात करता है? मेरे रॉ मटेरियल की बात कर रहा है कि सर मैं इसको फ्यूचर में अपने पास कंज्यूम करूंगा। तो इन्वेंट्री क्या है बेटा जी? मोटा मोटा अगर आपसे बात करी जाए तो इन्वेंट्री आपका एक एसेट हेल्ड है जो आपने होल्ड कर रखा है फॉर द पर्पस ऑफ सेल, या फिर एक एसेट हेल्ड है इन दी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, वो भी प्रोडक्शन में चल रहा है, या फिर अपने पास क्या है? एक एसेट हेल्ड है फॉर कंजम्पशन, मतलब फ्यूचर में उसको यूज करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो इन्वेंट्री का मतलब ये निकलता है सिंपल सा। इसके अंदर कुछ चीजें एडिशनली इंक्लूडेड होती हैं, कुछ एक्सक्लूडेड होती हैं। इंक्लूडेड क्या होती हैं सर? इंक्लूडेड क्या होती हैं बोलो, क्या तुमको याद आता है? सर क्लास में आपने डेफिनेशन को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इंक्लूडेड में क्या आएगा? इट इंक्लूड्स कंज्यूमेबल्स, लूज टूल्स, ये सब जो चीजें होती हैं वो हमारे पास इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड हो जाती हैं। कंज्यूमेबल्स वो होते हैं जो इन्वेंट्री प्रोड्यूस करते हुए साथ में ही कंज्यूम हो गए, जैसे ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया, ये सारी चीजें हो गई। लूज टूल्स हो गए जो आ गए हमारे नट बोल्ट, स्पेयर पार्ट्स, कुछ और हमारे पास पड़े हैं जो इन्वेंट्री के नेचर के हैं, वो पीपीई नहीं है, इसलिए वो साथ ही में बोल देता है कि एक्सक्लूडेड भी कुछ आइटम्स है इसमें से। और वो क्या आइटम्स हैं? जैसे स्पेयर पार्ट्स ऑफ मशीन। वो कह रहा है स्पेयर पार्ट्स ऑफ इन्वेंट्री अलग होता है, स्पेयर पार्ट्स ऑफ मशीन अलग होता है। जो स्पेयर पार्ट्स ऑफ मशीन होता है वो आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कहलाता है, वो इन्वेंट्री नहीं कहलाता। बात समझ में आ रही है? सर्विसिंग इक्विपमेंट्स। तो वो यहां पर ये सारी चीजों को बोलता है कि ये आपकी इन्वेंट्री के अंदर क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। सबसे पहली चीज दिमाग में आपके ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि उसने यहां पर ये क्यों बोला कि ये आएगा और ये नहीं आएगा, उसके पीछे का रीजन क्या था। बहुत ही सिंपल सा रीजन है मेरे बच्चे, बहुत ही सिंपल सा रीजन है। पहले अगर तुम्हें यह क्लियर होगा इन्वेंट्री होती क्या है, तभी तो तुम अपने पास ये बात कर पाओगे कि उसके वैल्यूएशंस में क्या करना है। तुम्हें पता ही नहीं विपुल ढल कौन है, तो बोलो विपुल ढल के लेक्चर में आकर क्या करोगे। तुम्हें पता ही नहीं इन्वेंट्री क्या है, तो बोलो इन्वेंट्री के वैल्यूएशन तुम क्या ही करोगे। तो इसलिए सबसे पहले जब भी कोई भी टॉपिक स्टार्ट होता है उसका एक बेसिक हमको पता होना चाहिए। जैसे इन्वेंट्री का बेसिक पता लग गया कि भाई इन्वेंट्री क्या चीजें इंक्लूड करती है, क्या एक्सक्लूड करती है। समझ में आ गई बात? चलिए, इसके बाद बात आती है कुछ बेसिक्स को लेकर। व्हाट इज द बेसिस फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन? देखो ये चीज अपने पास जीवन भर याद रखना। इन्वेंट्री का जो वैल्यूएशन है वो कैसे होता है? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, जो भी दोनों में से कम है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। कॉस्ट क्या होती है, एनआरवी क्या होता है? रिवाइज करो अपने पास। देखिए अगर आप मेरे बैच के स्टूडेंट नहीं हैं तो आप अपने पास इस टाइम पे आईसीआई मॉड्यूल को ओपन रखिए। अगर आप मेरे बैच के स्टूडेंट हैं तो आप अपने क्लास नोट्स को ओपन रखिए, क्योंकि क्लास नोट्स में हमने इस पर बहुत डिटेल चर्चा कर रखी है, बहुत डिटेल नोट्स भी लिखवा रखे हैं। समझ में आ गई जी बात? जी हाँ सर जी।
चलिए, अपने पास सबसे पहले बात आती है कि सर इन्वेंट्री के अंदर कॉस्ट का मतलब क्या होता है। भैया देखो, तीन एलिमेंट है। एक होता है परचेज प्राइस। परचेज प्राइस क्या होता है, जिसको तुम कॉस्ट ऑफ परचेज भी बोलते हो बाबा, कॉस्ट ऑफ परचेज। ये क्या होता है, तुम इन्वेंट्री, भाई अगर तुम ट्रेडर हो या तुम मैन्युफैक्चरर हो, कोई भी हो, बट तुम अपने पास कुछ तो खरीद कर लाओगे अगर तुम्हें बेचना है तो। तुम कुछ तो खरीद कर लाओगे अगर तुम्हें बेचना है तो। हाँ सर, ऑफ कोर्स। तो जो तुम खरीद कर लाओगे उसके लिए कुछ तो पैसा दोगे, फ्री में तो मिलेगा नहीं। तो उसको लिए जो तुम पैसा दे रहे हो, अगर मान लो मैं मैन्युफैक्चरर हूं तो मैंने रॉ मटेरियल खरीदा। अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं तो मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, तो रॉ मटेरियल का जो भी मेरा खर्चा आया है, जो भी मेरा परचेज प्राइस आया है, वो सबसे पहले जुड़ेगा। सर उसके अंदर अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट मिला है तो हम हटा देंगे, और अगर कोई टैक्सेस ड्यूटीज लगे हैं जिसके क्रेडिट नहीं मिला तो वो भी ऐड हो जाता है। याद आ गई बात? जी हाँ। दूसरी चीज यहां पर क्या आती है इन्वेंट्री कॉस्ट में, मेरे कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है साहब, वो कॉस्ट जो मेरे इन्वेंट्री को रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में मेरी मदद करती है। जैसे कि मैंने अपनी कॉस्ट इनकर करी, मैंने लेबर हायर करी, वर्कर्स हायर करे जो मेरी इन्वेंट्री को कन्वर्ट कर रहे हैं रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तक, तो उसको मैं बोलता हूं कन्वर्जन कॉस्ट। अब इसके अलावा भी, अब देखो कन्वर्जन कॉस्ट, हमें यह चीज पता है, सिर्फ सीमित नहीं होती वर्कर्स तक। इसमें फिक्स्ड ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सब कवर हो जाते हैं कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर। ठीक हो गई बात। और लास्ट हमारे पास क्या आता है बेटा, अदर कॉस्ट। वो ये कहता है कुछ और अगर कॉस्ट हमें ऐड करनी है, कुछ और अगर हमें कॉस्ट ऐड करनी है जो ऐसा कन्वर्जन का नेचर का नहीं है, परचेज प्राइस के नेचर का नहीं है। यहां पर एक बहुत बड़ा एग्जांपल निकल कर आता है। सर अगर मैंने माल परचेज किया, जैसे मान लेते हैं दो पार्टीज हैं, शिवांगी मैडम है और शिवम है। शिवांगी और शिवम के बीच में आपस में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। शिवम ने जाकर माल परचेज किया शिवांगी मैडम से। शिवांगी मैडम ने कहा ये रहे सारे यूनिट्स, शिवम इसको अपने आप ट्रांसपोर्ट करवा लेना अपने गोडाउन तक। शिवांगी मैडम ने सिर्फ परचेज प्राइस ले लिया 10,000 रुपए का, लेकिन शिवम को आगे कोई ट्रांसपोर्टेशन या डिलीवरी की सर्विसेज नहीं दी। अब अगर शिवम अपने पास उन गुड्स को अपने गोडाउन तक या अपनी फैक्ट्री तक लाना चाहता है तो बोलो उसे क्या करना पड़ेगा। क्या उसे एक ट्रक हायर करना पड़ेगा या कोई एक ऐसा कुरियर सर्विस हायर करना पड़ेगा जो प्रोडक्ट्स शिवांगी मैडम के गोडाउन से या शिवांगी मैडम की फैक्ट्री से शिवम की फैक्ट्री तक ले आए? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। अब देखो शिवम जो यहां पर ये फ्रेट पे करेगा, ये जो फ्रेट पे करेगा शिवम, अब ये अगर पे होता है मेरी थर्ड पार्टी को, जो शिवम ने हायर करी, शिवम खुद हायर कर रहा है, वो थर्ड पार्टी, उसका पेमेंट वो खुद बियर कर रहा है। तो कुछ इस तरीके के इनको हम अदर कॉस्ट कहते हैं। जो हम अदर कॉस्ट बोलते हैं ना, वो क्या होती है, देखो यूजुअली क्या होता है, हम ऐसे बोल देते हैं कि परचेज प्राइस में ही फ्रेट इनवर्ड ये सब इंक्लूड हो जाता है। लेकिन याद रखना बेटा, परचेज प्राइस में फ्रेट इनवर्ड हम तभी इंक्लूड कर चलते हैं जब वो फ्रेट पे होता है हमारे सप्लायर को। जब फ्रेट पे होता है किसी थर्ड पार्टी को, फ्रेट पे टू थर्ड पार्टी जो शिवम ने अपने पास खुद हायर करी है, तो सर यहां पर वो एडिशनली हमें खुद ऐड करना पड़ता है। देखो अगर शिवांगी मैडम को ही वो फ्रेट दे रहा होता तो शिवांगी मैडम क्या करती, एक ही इनवॉइस में लिख देती परचेज प्राइस इतना है, फ्रेट का खर्चा इतना है, इंश्योरेंस का खर्चा इतना है, और वो टोटल इनवॉइस बना देती। तो शिवम उसको कह देता कि ये रहा मेरा टोटल परचेज कॉस्ट जिसमें फ्रेट और इंश्योरेंस इंक्लूडेड है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और उसको अपनी जेब से देना पड़ रहा है बेटा, तो वो हमारी अदर कॉस्ट में जाता है। ये वन ऑफ द एग्जाम्पल्स है। इसके अंदर हमारे पास कई बार रॉयल्टी होती है। अगर मैंने कोई कस्टम डिजाइन किसी कंपनी से बनवा लिया, मैंने टेस्ला को कहा आप अपने कस्टम डिजाइन मुझे दे दीजिए, मुझे भी गाड़ी बनानी है, तो ऐसे कस्टम डिजाइन अगर मैंने लिए और टेस्ला वाले मुझे कहते हैं आपको रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी, तो वो मेरे लिए और अदर कॉस्ट में जाएगा। सर और अदर कॉस्ट के एग्जांपल्स दीजिए। जैसे बेटा अगर इंश्योरेंस शिवम ने खुद खरीदी है प्रोडक्ट को अपने गोडाउन तक लाने के लिए, वो मेरे अदर कॉस्ट में जाएगा। सर अदर कॉस्ट के और एग्जांपल दीजिए बेटा। अगर मेरी इन्वेंट्री को बहुत ज्यादा लंबा समय लगता है प्रोड्यूस होने के लिए, तो अगर मैंने उसके लिए कोई इंटरेस्ट ले रखा है तो इंटरेस्ट का कैपिटलाइजेशन अदर कॉस्ट में जाएगा। समझ में आ गई बात? जी हाँ सर जी, ये हो गया इसका कॉस्ट का कंप्लीट रिवीजन। अब सर बात आती है एनआरवी को लेकर। एनआरवी क्या होती है, शॉर्ट में समझ लो। एनआरवी क्या होती है सर? एनआरवी का मतलब होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ऐसा पैसा जो मेरी जेब में आ रहा है जब मैं कोई प्रोडक्ट सेल करता हूं। सर यहां पर क्या क्या आता है, जैसे मेरे पास मेरा सेलिंग प्राइस हो गया, सबसे पहले मैंने प्रोडक्ट सेल किया कितने रुपए का, 1,000 रुपए का। इसके अंदर जो भी मैं अपने पास सेलिंग एक्सपेंसेस पे करने वाला हूं, जो भी मेरे एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस हैं जो मैं अपने पास पे करने वाला हूं, वो मैं यहां से जो है वो माइनस कर दूंगा। जैसे 200 रुपए के मेरे सेलिंग एक्सपेंसेस हो गए। इसी के बाद यहां पर एक और चीज आ जाती है कि सर अगर ये मेरा सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट है,
इन केस ऑफ सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट, इन केस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस का दूसरा नाम सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट भी होता है। अब मेरा प्रोडक्ट अभी पार्टली रेडी है, उसको कंप्लीट करने का जो खर्चा है, विच इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, विच इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। तो सर यहां पर वो हमारे पास आ जाता है साथ में, यहां पर वो हमारे पास आ जाता है साथ में किस चीज को लेकर, क्या बोलते हो बेटा, जैसे 160 रुपए मान लो मेरे पास अभी एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन और आ रही है, तो मैं वो भी लेस कर देता हूं और फिर मेरे को मिलता है मेरा एनआरवी विच इज 640। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ वर्क इन प्रोग्रेस के केस में माइनस होता है। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस जो होता है वो वर्क इन प्रोग्रेस प्लस फिनिश गुड्स दोनों के केस में जो है हमारे पास हम लेस करते हैं, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन है वो सिर्फ वर्क इन प्रोग्रेस में लेस होता है। लॉजिक क्या है उसके पीछे? सर फिनिश गुड्स तो पूरा ऑलरेडी रेडी हो चुका है ना, रेडी अभी क्या नहीं है, वर्क इन प्रोग्रेस, तो उसी को ही रेडी करने के लिए मुझे और खर्चा करना पड़ेगा ना, तो इसीलिए एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन जो होता है केवल वर्क इन प्रोग्रेस में आता है। कहने का मतलब क्या है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू वो मेरा वो पैसा है जो मेरे पास, मैं ये बोलता हूं कि सर जब मैं अपनी इस इन्वेंट्री को बेचूंगा तो मेरी जेब में आएगा। शॉर्ट में इतना समझ लीजिए, जेब में कौन सा पैसा आता है? सर अगर मैंने 1000 रुपए का सेल किया तो 1000 रुपए मेरी जेब में आ जाएंगे क्या बच्चों? नहीं सर, ऑब्वियसली ऑब्वियसली नॉट सर। हमारे पास अगर 1000 का सेल कर रहे हैं तो सबसे पहले एजेंट को 200 रुपए देंगे और मेरी जेब में 800 आएंगे, और अगर कोई वर्क इन प्रोग्रेस वाली आइटम है जो सेमी फिनिश्ड है फिर तो उसके लिए मेरे को कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन भी पे करना है अभी। तो इसीलिए हमने अपने पास पूरा डिटेल में आपके पास इस चीज की चर्चा कर दी। आई होप अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। तो इसलिए बेटा जी ये छोटा सा मैसेज बीच में इसलिए देता हूं, क्यों? क्योंकि जो बच्चा लगातार रिवीजन मैराथन्स के थ्रू स्टडी कर रहा है ना, वो कहीं ना कहीं अपने पास जरूर इस चीज को आज नहीं तो कल फेस करेगा, और उसे ये चीज पता होनी चाहिए कि ये आएगी उसके करियर में, कि उसके लॉजिक्स और कॉन्सेप्ट्स में कहीं ना कहीं कमी छूटी होंगी। शायद एग्जाम पास हो जाएगा लेकिन इंटरव्यू में बैठकर वो शायद उन चीजों को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आपको ये चीजें बताता हूं, ताकि अगर अभी भी सुधर गए हम लोग तो शायद सर बदलाव आ जाए जनवरी 26 और मई 26 वालों। ये मैराथन तो आती ही रहेंगी, हर टीचर लाता रहेगा, हम भी लाते हैं, हर टीचर लाता है, हर पोर्टल लाता है, सब करते हैं। बट उसका मतलब ये है क्या कि हम अपनी स्टडीज को छोड़कर केवल मैराथन पे बेस बना लें? ये मैराथन होती हैं सिर्फ रिवीजन के लिए। ठीक है बेटे, चलिए अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। सर हम अपनी कॉस्ट को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? सर हम अपने पास अपनी कॉस्ट को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? व्हाट आर द मेथड्स टू डिटरमाइन द कॉस्ट? कॉस्ट को डिटरमाइन करने के दो तरीके होते हैं। देखो, एक हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड होता है, एक नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड होता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड क्या, देखो नाम कैसे पड़े, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड मतलब वो किसी पास की कॉस्ट को यूज कर रहा होगा, उस पर वो इन्वेंट्री का वैल्यू निकाल रहा होगा। नॉन हिस्टोरिकल क्या होगा, वो कॉस्ट का यूटिलाइजेशन नहीं कर रहा। नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड वो कॉस्ट का यूटिलाइजेशन नहीं कर रहा अपने पास, और वो क्या कह रहा है, अदरवाइज अपना बेस बना रहा होगा। जी हाँ सर जी, चलिए बहुत ही बढ़िया। अब अपने पास जरा इस चीज को और डिटेल में चलते हैं। सर अगर कोई हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड है, सर अगर कोई हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड है तो उसके अंदर कौन कौन से मेथड्स होते हैं? देखो सबसे पहले दो कैटेगरीज आते हैं। इन्वेंट्री ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल है या नहीं, हम ये इवैल्यूएट करते हैं। अगर जिस इन्वेंट्री में मैं डील कर रहा हूं वो ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल नहीं है, उसका कहने का मतलब क्या होता है, आपस में मिक्स नहीं हो सकती, तो फिर हम कौन सा मेथड लगाते हैं? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। हम कौन सा मेथड लगाते हैं बेटा? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड लगाते हैं। यानी कि यहां पर हम एक एक इन्वेंट्री वाइज कंपेयर करते हैं। जैसे एयरक्राफ्ट्स, फाइटर जेट्स, हर एयरक्राफ्ट हर फाइटर जेट के कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो सकते हैं। जो फाइटर जेट शायद इंडिया खरीद रहा है 10 फाइटर जेट, 10 के 10 में शायद डिफरेंट फीचर्स हो सकते हैं, हो सकता है ना, कस्टमाइजेबल है, हो सकता है इंटरचेंजेबल है क्या? नहीं सर। क्या तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि ये वाला फाइटर जेट लेना है या ये वाला फाइटर जेट लेना है? नहीं सर, तुम्हें अपना कॉन्फ़िगरेशन पता है कि तुमने कौन सा फाइटर जेट खरीदना है। जी हाँ सर जी। सो इन्वेंट्री इज नॉट ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल, वहां स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड लगता है। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड में क्या होता है, हम कॉस्ट और एनआरवी को कैसे कंपेयर करते हैं? प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट। जैसे अगर मेरे पास 3 प्रोडक्ट है, उसका कॉस्ट कितना है, उसका एनआरवी कितना है, उसका कॉस्ट कितना है और उसका एनआरवी कितना है, उसका कॉस्ट कितना है और उसका एनआरवी कितना है। हम इस तरीके से कंपेयर करते हैं और उसके बाद विच एवर इज लोअर, उस पर हमारा इन्वेंट्री का जो होता है वो वैल्यू
निकाला जाता है, विच एवर इज लोअर। तो हम जब बात करते हैं मेरा टोटल इन्वेंट्री का वैल्यू कितना है, दैट इज 390। ये होता है मेरे बेटे स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। ठीक हो गई जी बात? जी हाँ सर जी। इसके बाद बात आती है सर, अगर इन्वेंट्री इज ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल, मतलब वो आपस में चेंजेबल है, बदली जा सकती है, फिर क्या होता है सर? बहुत सिंपल है, बहुत 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 सिंपल है। चार मेथड्स आपको दिए गए हैं, चारों मेथड्स इंस्टीट्यूट ने अपने पास डिटेल में एक्सप्लेन करे हैं। अब चारों मेथड्स एक एक कर जरा बात करते हैं। फीफो मेथड क्या कहता है, जो इन्वेंट्री पहले आई वो पहले जाएगी। तो अगर मैंने अपने पास जो इनिशियली इन्वेंट्री खरीदी है, सबसे पहले मैं उसी इन्वेंट्री को बेचूंगा, और मेरे क्लोजिंग स्टॉक में कौन सी इन्वेंट्री बैठी होगी? मेरे क्लोजिंग स्टॉक में कौन सी इन्वेंट्री बैठी होगी बेटा, बताओ सर? जो अभी आपने लेटेस्ट इन्वेंट्री खरीदी होगी। लीफो मेथड क्या बोलता है? लीफो देखो, वैसे एक मैं चीज अभी क्लियर कर देता हूं, लीफो AS2 लीफो को मान्यता नहीं देता। मतलब लीफो जो है ये आप पहली और आखिरी बार यहीं पढ़ रहे हैं फाउंडेशन में, आज के बाद कभी लीफो की बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि लीफो आपके AS में से हटा दिया गया है, लेकिन अभी भी इंस्टीट्यूट के CA फाउंडेशन मॉड्यूल में लीफो का डिस्कशन आता है। वो ये साथ में लिख देते हैं कि लीफो इज नॉट प्रैक्टिकल, बट हाँ हम पढ़ा रहे हैं। तो ठीक है, चलो, उन्होंने पढ़ाने के लिए फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस बताया है। लीफो क्या होता है? जो इन्वेंट्री लास्ट में आएगी वो सबसे पहले जाएगी। तो जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक होगा, वहां कौन सी इन्वेंट्री बची हुई पड़ी होगी? जो सबसे पहले आई होगी। सिंपल एवरेज क्या होता है? जितने आपके प्राइजेस हैं डिफरेंट डिफरेंट, सबको ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्राइजेस। अगर मान लीजिए इन्वेंट्री 10, 20, 30 रुपए की मैं खरीदता हूं, तो यहां पर वेट नहीं देखा जाएगा, कितना क्वांटिटी खरीदा, डिवाइडेड बाय 3 कर दिया जाएगा और कहा जाएगा एवरेज प्राइस है 20 रुपए पर यूनिट ऑफ इन्वेंट्री का। ये होता है सिंपल एवरेज। वेटेड एवरेज क्या होता है? वेटेड एवरेज इससे 2 कदम और आगे जाता है। वेटेड एवरेज कहता है देखो यार, ये जो सिंपल एवरेज कर रहा है ये गलत है, ये सिर्फ प्राइस को टोटल करके नंबर ऑफ प्राइजेस से डिवाइड कर रहा है। वेटेड एवरेज कहता है यहां पर आपको साथ में जो आपका क्वांटिटी आ रहा है उसे भी कंसिडरेशन में लेना चाहिए। क्वांटिटी इंटू रेट कर कर आपको टोटल कॉस्टिंग निकालनी चाहिए आपके पास। जैसे अगर मेरे पास 10 यूनिट है, 20 यूनिट है, 30 यूनिट है, तो यहां पर चलो रेट में ही ले लेता हूं 10, 20, 30, ताकि तुम्हें क्लैरिटी हो। सेम एग्जांपल लिया है सर ने। जैसे मेरे पास 3 रेट हैं, 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए। अब वो यहां पर ये कहता है इसके साथ ये भी तो कंसीडर करो कि कितनी कितनी इन्वेंट्री यहां पर मुझे रिसीव हुई है इस वैल्यू पे। बात तो सही है। जैसे अगर मैं बात करता हूं 100 यूनिट आए हैं 10 रुपए के हिसाब से, तो मेरी 1000 रुपए की कॉस्ट बनती है। 50 यूनिट आए हैं 20 रुपए के हिसाब से, ये भी मेरी 1000 रुपए की कॉस्ट बनती है। और 1 यूनिट आया है मात्र 30 रुपए के हिसाब से, तो 30 रुपए की कॉस्ट बनती है। तो वो यहां पर यही चीज बोलता है कि सर जब आप अपने पास कंपैरिजन कर रहे हो इन्वेंट्री का, तो आपको अपने पास टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री विच इज 2030 को डिवाइड करना चाहिए टोटल यूनिट्स ऑफ इन्वेंट्री विच इज 151, और अपने पास कंपटीशन कर बताना चाहिए कि आपका जो एवरेज कॉस्ट आ रहा है, वेटेड एवरेज कॉस्ट, वो आ रहा है 13.44। ये मेरा आ रहा है वेटेड एवरेज कॉस्ट। सर ये आपने कैसे निकाला? 2030 डिवाइडेड बाय 151। ये बोलता है ये वाला मेथड। वेटेड एवरेज प्राइस मेथड क्या बोलता है कि सर हमारे पास आप मात्र प्राइस पर अपना बेस मत बनाइए एवरेजिंग करने के लिए, आप साथ ही साथ आपके जो क्वांटिटीज हैं आप उसको भी कंपेयर करिए। समझ में आती है जी बात? अगर यहां तक का पॉइंट क्लियर है तो मैं अपने पास आगे बढ़ता हूं। अभी यहां नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड्स रह गए हैं, लेकिन इसको करवाने से पहले आई वुड वांट कि हम एक क्वेश्चन करें। क्वेश्चन पिक करें। कहता है फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ स्पेयर पार्ट्स ऑफ एन ऑयल मिल। ये डिटेल्स है स्पेयर पार्ट्स के ऑफ एन ऑयल मिल के। क्या बोलता है? ओपनिंग इन्वेंट्री है नील, फिर 1 जनवरी को परचेज कर रहे हैं 10 यूनिट का 300 पर यूनिट, फिर 15 जनवरी इशूड फॉर कंजम्पशन 5 यूनिट्स, फिर 1 फरवरी परचेजेस 20 यूनिट ऑफ 400, एंड फिर 15 और 20 फरवरी को 10-10 यूनिट का कंजम्पशन के लिए इशू करवाया है। कहता है फाइंड आउट करो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 21 इफ द कंपनी फॉलोज वेटेड एवरेज मेथड। अगर कंपनी जो है वो फॉलो करती है वेटेड एवरेज मेथड, तो अपने पास यहां पर क्या करिए, आप अपना वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री निकाल कर दीजिए। चलिए सर, एग्जाम में
आया हुआ क्वेश्चन कौन से मेथड से सॉल्व करें। बेटा एग्जाम में जब वो क्वेश्चन आएगा, जैसे ये दिसंबर 21 है, तो वहां ये चीज लिखी होगी कि आपने कौन सा मेथड फॉलो करना है। वो ऐसा नहीं छोड़ेगा आपको कि आपको बताएगा ही नहीं कि कौन सा मेथड लगाओ। भाई इन्वेंट्री के अंदर अगर वो तुमसे पूछ रहा है क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री की निकाल कर दो, और अगर वो इस तरीके का क्वेश्चन है, तो वो 101% आपको ये जरूर बताएगा कि आपने कौन सा मेथड लगाना है। उसके बिना तो काम ही नहीं हो सकता। चलिए, कैसे निकलता है बेटा यहां पर कंपटीशन, कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। चलिए, 1 जनवरी को ओपनिंग बैलेंस नील था। सबसे पहले मैंने परचेज किया है 1 जनवरी को। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, सबसे पहले अपने पास साथ साथ डेट डालता जाता हूं कि मैंने अगर अपने पास परचेज किया तो अब कितने यूनिट्स परचेज करे हैं, 10 यूनिट परचेज करे हैं 300 वाले, 10 यूनिट्स ऑफ 300, तो मेरे पास कितना टोटल इन्वेंट्री वैल्यू हो गया 3000। और उसके बाद मैं उसको अपने पास साथ साथ बैलेंस में लिखता जाता हूं। ये क्वेश्चन को अपने पास बेटा मेरे साथ साथ सॉल्व करिए, ठीक है। आपके दिमाग में पहले उसकी चीज का वो आ जाना चाहिए कि इसका अगला आप सर क्या करने वाले हैं। अब अगली बात आ रही है यहां पर कि मैं इशू करने वाला हूं। तो अब बोलो जो, अगर वो मेरे को कहता है कि सर आपने इशू करने हैं 5 यूनिट, तो यहां रेट क्या लूं। क्वेश्चन में रेट नहीं लिखा हुआ, जैसे यहां पर इशू के लिए रेट लिखा था, सॉरी परचेज के लिए रेट लिखा था, इशू के लिए कोई रेट नहीं मेंशन किया गया। तो बोलो मुझे यहां पर क्या रेट लेना चाहिए, क्या रेट लेना चाहिए सर। ये जो आपका अभी एवरेज रेट चल रहा है ना 300 का, यही आएगा। जो एवरेज रेट चल रहा है 300 का, यही आएगा। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 1500। व्हाट इज द बैलेंस, व्हाट इज द बैलेंस। बाकी 5 यूनिट बच गए। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, ये दोनों एंट्रीज हो गई। फिर से मैंने परचेज करे 20 यूनिट ऑन 400 पर यूनिट। कब परचेज किया, 1 फरवरी को। चलिए, अब सर यहां पर जब मेरे को ये बैलेंस में देखना है, अब जब मेरे को यहां पर ये बैलेंस में देखना है तो कैसे निकलेगा। देखो याद रखना, क्वांटिटी को क्वांटिटी में ऐड करो, अमाउंट को अमाउंट में ऐड करो, और अब इन दोनों को यूटिलाइज करते हुए आप अपने पास अपना एक एवरेज कॉस्ट निकाल सकते हो, विच इज 380, विच इज 380। ये एवरेज कॉस्ट आ गई मेरे पास। जी हाँ सर जी। अब आगे फिर वो कह रहा है इशूड फॉर कंजम्पशन और इशूड फॉर कंजम्पशन। तो 15 फरवरी को 10 यूनिट्स वी हैव इशूड। कौन से रेट पे, जो मेरे पास अभी प्रीवियस रेट आ रहा है 380 का, उसी पे ही जाएंगे। $3800। अगेन 15 यूनिट्स बच गए। 25 में से अगर 10 सेल कर देता हूं तो कितने बचते हैं बेटा, 15 यूनिट बचते हैं। रेट वही चल रहा है अभी भी 380 का। $5700। उसके बाद फिर से वो यही बात बोलता है, कह रहा है 20 फरवरी को फिर से आपने 10 यूनिट जो है अपने पास सेल करे हैं।
और अभी भी क्या रेट चल रहा है एवरेज 380 का, तो 3800 के 5 यूनिट पड़े हैं 380 के। ये आ गया मेरा कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। और इस चीज को हमेशा जब भी हम अपने पास प्रेजेंट कर कर आएंगे तो लास्ट में हम जरूर एक ये नोट लिख कर जाएंगे, हेंस वैल्यू ऑफ 5 यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, हेंस वैल्यू ऑफ 5 यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज ₹1900। ये साथ में अपने पास एक कंक्लूडिंग लाइन जरूर लेकर आनी है कि ये 5 यूनिट हैं और कितने के हैं, ₹1900 के। बस। वेरी वेरी गुड अक्षय, तुषार, अलमास, अतिश महाजन, सौरभ, गुड। जितने बच्चों ने भी अपने पास साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कहीं ना कहीं इनपुट किया है, मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने अपना दिमाग खुद लगाया और उसके कॉम्पिटिशन्स करे, वेरी वेरी गुड। अगर एक बार मेरे साथ क्लास में सॉल्व करते हुए आपने सॉल्व कर लिया और मुझसे कंफर्मेशन मिल गया कि हाँ आप सही कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली देखना इन फ्यू क्लासेस आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आपको लगेगा यार अगर सर कह रहे हैं मैं सही कर रहा हूं तो मतलब सही कर रहा हूं और एग्जाम में जाकर भी मैं सही ही कर कर आऊंगा। तो बहुत फर्क पड़ता है बेटा आपके लेवल ऑफ मोटिवेशन पे। दोबारा वापस आता हूं बेटा, व्हाट आर दी मेथड्स टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। सेकंड हमारे पास जो कैटेगरी आ रही है वो आ रही है नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड्स की। सेकंड कैटेगरी जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड्स की। ये जो नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड्स होते हैं इनमें दो ब्रॉडली मेथड्स कवर हैं। एक है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, जो हम अपने रिटेलर्स और रिटेल में यूज करने वाले मेथड का नाम क्या है, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। और एक है स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड देखो क्या कहता है, बड़ी सिंपल सी बात करता है, कह रहा है अगर आपको अपने पास कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालना है तो आपके पास आप क्या करिए, जो आपका सेलिंग प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है, ये रिटेलर्स यूज करते हैं। अगर किसी भी दिन रिटेलर के पास जाओगे तो रिटेलर तुम्हें शायद इन्वेंट्री ना बता पाए कि उसका कितना कॉस्ट लगा है, बट वो ये जरूर बता देगा कि उसके दुकान में माल कितने रुपए का पड़ा हुआ है, मतलब कितने रुपए का उस सेल प्राइस है उस माल का जो उसकी दुकान में पड़ा हुआ है। तो वो यहां पर ये कहते हैं अगर आपको एग्जैक्ट कॉस्ट प्राइस नहीं पता, क्योंकि नंबर ऑफ आइटम्स आर अवेलेबल इन योर गोडाउन या इन योर शॉप और वो सबका बहुत छोटा वैल्यू है और आपको नहीं पता कि एक एक का कॉस्ट कितना है, तो आप क्या करिए, आपका जो टोटल सेल प्राइस है उसको ऐड कर लीजिए कि भैया ये टोटल सेल प्राइस है सारी की सारी इन्वेंट्री का। ये जैसे मैंने बोल दिया सेल प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, जिस दिन भी मैं जा रहा हूं उस दिन ये इन्वेंट्री मेरे गोडाउन में या मेरे दुकान में पड़ी है, उसमें से आप क्या करिए माइनस कर दीजिए अपना ग्रॉस मार्जिन। उसमें से माइनस कर दीजिए अपना ग्रॉस मार्जिन, तो आपके पास फाइनली क्या निकल आएगा बेटा, आपके पास फाइनली क्या निकल आएगा बेटा, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्या निकल आएगा मेरे बच्चे, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आ रही है मेरी बात। सर कॉस्ट को निकालना जरूरी नहीं है कि आपके पास सब कुछ कॉस्ट 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 का अवेलेबल हो। हमने बेसिक ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना बेटा, जो भी सीओजीएस होता है प्लस जो मेरा ग्रॉस मार्जिन है दैट इज इक्वल्स टू माय सेलिंग प्राइस। उसी फॉर्मूला को यहां पर यूज किया गया है। अगर हम सेलिंग प्राइस में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देते हैं तो जैसे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकलता है, वैसे ही अगर मैं सेलिंग प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में से, जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है उसका जो सेलिंग प्राइस है उसमें से अगर मैं ग्रॉस मार्जिन माइनस कर दूंगा तो मेरा कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक भी जो है वो निकल आएगा। गेटिंग माय पॉइंट। इस पर क्वेश्चन करते हैं अभी। एक स्टैंडर्ड कॉस्ट और सुन लीजिए। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है बेटा, देखो ध्यान से मेरी बात को सुनना। जहां पर हमारे इन्वेंट्री की वैल्यू में बहुत ड्रास्टिक मूवमेंट्स हैं, जैसे भाई अगर क्रूड ऑयल की बात करता हूं, अब क्रूड ऑयल क्या है तुम्हारे, अगर तुम सुबह खरीदोगे तो शायद ₹1 सस्ता और शाम को खरीदोगे शायद 50 पैसे महंगा मिल जाए तुम्हें, ऐसा हो सकता है। भैया ये सारे प्राइसेस, जैसे तुम गोल्ड की बात करते हो, गोल्ड का तो प्राइस तुमने देखा है ना कि वो फ्लक्चुएट होता रहता है।
हाँ सर, गोल्ड का प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है। तो इस केस में कंपनीज क्या करती हैं, अगर उनके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो वो बेच रही हैं जिसका प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, जैसे रिलायंस की बात करें, क्रूड ऑयल में डील करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, आगे सेल करते हैं रिफाइन करने के बाद। तो अब क्रूड ऑयल के रोज सुबह शाम दोपहर में रोज प्राइसेस फ्लक्चुएट हो रहे हैं। तो वो यहां पर क्या करते हैं, जब उन्हें अपने पास एक कॉस्टिंग पर्पसेस से इन्वेंट्री कॉस्ट निकालनी पड़ती है तो वो एक स्टैंडर्ड कॉस्ट ले लेते हैं। अब वो अपनी स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालते हैं कि भैया आज सुबह 81 का आया है ये जो तेल आया है 1 लीटर, फिर अब आ रहा है 80 रुपए का, कल सुबह या आज शाम को हमारे पास आज रात को आएगा 82 रुपीज का। तो एक एवरेज कॉस्ट बना लेंगे 80 रुपए की फॉर एग्जांपल, और जब भी अपने पास अब चार्जिंग करने जाएंगे तो 80 रुपए के हिसाब से अपने पीएनएल को चार्ज करेंगे और इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालकर बताएंगे। तो ये होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। यहां पर एक स्टैंडर्ड सेट हो जाता है, जैसे अगर मैंने अपना एवरेज ऑफ पास्ट 1 वीक कंसिडर किया, उससे मैं एक स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाल लेता हूं इन्वेंट्री की। और जब मेरे पास मैं कंपटीशन करता हूं प्रॉफिट या लॉस का, या फिर टोटल कॉस्ट ऑफ एनी आइटम इन विच इन्वेंट्री हैज बीन यूटिलाइज्ड, तो मैं अपने पास क्या करता हूं, उसी स्टैंडर्ड कॉस्ट को ही ऐड करता हूं। और सर यहां पर एक क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या ऐसा हो सकता है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल कॉस्ट? यस, हो सकता है। इसका डिस्कशन आपके सीए इंटर कॉस्टिंग सब्जेक्ट में है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का अलग से पूरा डिस्कशन सीए इंटरमीडिएट कॉस्टिंग सब्जेक्ट में जाकर आपको ये चीज जो है वो पढ़ने को मिलेंगी। अभी के लिए इंस्टीट्यूट ने बस इस पर एक लाइन लिख दिया है, और वो क्या लाइन है कि कंपनीज चाहें अगर उनके प्रोडक्ट में बहुत हाई फ्लक्चुएशन है, प्राइसेस का, कॉस्ट का बहुत हाई फ्लक्चुएशन है जो वो इन्वेंट्री खरीद रहे हैं, तो वो एक स्टैंडर्ड कॉस्ट यूज कर सकती हैं फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग देयर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सिंपल, बस इतना सा लाइन लिखा हुआ है जो तुम्हारे पास तुम्हें पता होना चाहिए। जितना मैंने एक्सप्लेन किया मोर देन इनफ है। ना आज तक क्वेश्चन आया है, ना आएगा, ना ही क्वेश्चन तुम्हारी बुक में है इसको लेकर। समझ में आती है बात? बस स्टैंडर्ड कॉस्ट एज अ रूल तुम्हें पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड यानी कोई बेंचमार्क कॉस्ट, मतलब कि जो तुम्हारी कॉस्ट ऑफ परचेज आ रही है ऑफ द इन्वेंट्री, तो एक स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट कर लिया हमने अपने पास कि भाई इतने रुपए का ही इन्वेंट्री का कॉस्ट मैंने अपने पास चार्ज करना है अपने पीएनएल पे, या क्लोजिंग स्टॉक निकालते हुए यही स्टैंडर्ड कॉस्ट को यूज कर मैं क्लोजिंग स्टॉक निकालूंगा। जैसे अगर मैंने स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाल दिया, मेरा एक पेंसिल है, पेंसिल के अंदर मैं डील करता हूं और उसका स्टैंडर्ड कॉस्ट मैंने बनाने का निकाल दिया 9 रुपए। तो अब अगर मेरे पास मेरा क्लोजिंग स्टॉक बचा है 1000 यूनिट्स का, तो 1000 यूनिट इंटू 9 करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 9000। मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, 9000 रुपए। तो ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बोलता है। चलिए एक काम करते हैं बेटा जी, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस पर अपने एक क्वेश्चन बिल्ड करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, अगेन हमारा एक और पीवाईक्यू है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन असर्टेन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2023। क्लोजिंग स्टॉक का अपना वैल्यू निकाल कर दीजिए। ये रहा ओपनिंग स्टॉक, कैश सेल्स आ रही हैं, क्रेडिट सेल्स आ रही हैं, परचेज आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट at the time of valuing inventory on 31st March 22, a sum of 12,500 was written off on a particular item which was originally purchased for 50,000 and was sold during the year for 40,000। सबसे पहले इसी एडजस्टमेंट पर बात कर लेते हैं। सर मेरे को रिकॉर्ड्स कब के गिवन है, 31 मार्च 23 के। अब यहां पर वो कहता है एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 22 मने लास्ट ईयर में 12,500 का सम राइट ऑफ किया गया था पर्टिकुलर आइटम से, जिसको हमने खरीदा था 50,000 रुपए का। तो अगर मैंने 50,000 रुपए का कोई आइटम खरीदा था और उस पर 12,500 राइट ऑफ कर दिया, तो आज मेरी बुक्स में उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 37,500। अब ये 37,500 यहां पर इंक्लूडेड होगा मेरे ओपनिंग स्टॉक में, यस और नो? यस सर। अब वो कहता है मैंने, देखो वैसे तो जो रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कमाया है कॉस्ट पे वो है 25%, मैं 25% का मार्जिन कमाता हूं अपने कॉस्ट पे। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि इस आइटम पर मैंने थोड़ा डिफरेंट अर्निंग किया है। कैसे? क्योंकि मैंने इस आइटम पर क्या इसको सेल किया है 40,000 रुपए का, इसका मैंने सेल कितने पे किया है, 40,000 रुपए का। तो क्या मैंने यहां पर 25% ऑन कॉस्ट कमाया? क्या मैंने यहां पर 25% ऑन कॉस्ट कमाया? द आंसर इज नो। तो ये मेरे लिए क्या हो गई, एक एबनॉर्मल नेचर की सेल हो गई।
मेरे लिए ये क्या हो गई, एक एबनॉर्मल नेचर की सेल हो गई। अब जब मैं यहां कंपटीशन करूं तो कैसे कंपटीशन करूं, मुझे वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। ये आपका है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड का क्वेश्चन। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या निकल कर आएगा। सबसे पहले मेरे पास निकल कर आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। मेरे पास कितना प्रोडक्ट था जिनको मैं बेच सकता था, उसका क्या कॉस्टिंग था। दूसरी चीज, अगर मैं अपने ये जो कैश और क्रेडिट सेल है इसमें से अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या निकल कर आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स एक्चुअली सोल्ड। अब मैं अगर ये बता दूं मेरे हाथ में कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 100 यूनिट थे और मैंने एक्चुअली में बेचे हैं जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो कॉस्टिंग थी 80 रुपए की, तो तुम मेरे को बता सकते हो जो बचा हुआ स्टॉक होगा वो कितने का होगा। 100 रुपए का माल मेरे हाथ में था बिगनिंग ऑफ द ईयर में या मैंने खरीदा था, 80 रुपए का माल मैंने कॉस्ट का बेच दिया है, तो मेरे हाथ में कितना अभी भी बचा होगा, 20 रुपए का माल बचा होगा। कितने का माल बचा होगा, 20 रुपए का माल बचा होगा। वही चीज हमने यहां पर निकालनी है। बहुत ही ज्यादा सिंपल। सर कैसे कंप्यूटेशन करेंगे, देखो बेटा दो तीन तरीके हैं कंप्यूटेशन ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सबसे पहले मेरे को क्या निकालना चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, यहां पर ओपनिंग इन्वेंट्री कितने की है, 1,47,500 की। परचेजेस कितने की हैं, 8,85,000 की। एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जुड़ते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकालते टाइम, विच इज 1,35,000। ये कितना आ रहा है टोटल, बताओ फटाफट से। 11,67,500 का टोटल आ रहा है। बेटा आप लोग भी साथ साथ चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सर हम सारा चीज सारा आंसर सिर्फ बोर्ड से ही देखेंगे, सिर्फ स्क्रीन से ही देखेंगे कि आप क्या कर रहे हो। आप लोग भी चाहें तो साथ साथ मेरे सॉल्व कर सकते हैं, कोई इतना टफ नहीं है ये। ये मेरा टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ गया। दूसरे में मैं क्या निकालूंगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दूसरे में क्या निकालूंगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब सर जी यहां पर सेल दो तरीके की है, एक है नॉर्मल और एक है एबनॉर्मल। सेल दो तरीके की है, एक है नॉर्मल और एक है एबनॉर्मल। नॉर्मल सेल्स कौन सी हैं सर, नॉर्मल और एबनॉर्मल आपको कैसे पता, देखो यार बहुत सिंपल सी बात है। ये मेरे पास टोटल सेल हुआ है 9,50,000 का, इसमें से वो मुझे कहता है एक सेल थी 40,000 की जो एबनॉर्मल नेचर की है। मतलब एबनॉर्मल मतलब सर जिस पर तुमने ये वाला परसेंटेज नहीं कमाया, जिस पे तुमने कुछ और कमाया है तो उसको एबनॉर्मल बोला है बस। तो कहने का मतलब है 9,10,000 की सेल नॉर्मल है और बाकी सेल जो है 40,000 की वो क्या है, एबनॉर्मल है। अब सर इसमें से अगर मुझे ग्रॉस मार्जिन माइनस करना हो तो मैं कैसे माइनस करूं, या ग्रॉस मार्जिन देखना हो कितना है तो वो कैसे निकाल कर देखूं। देखो यार ये 9,10,000 का वैल्यू था, मेरा ग्रॉस मार्जिन कितना उसने बोला, उसने कहा
द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट। सो अगर मेरे पास सेलिंग प्राइस गिवन है विच इज 125, तो 25 कितना होगा? सेलिंग प्राइस इज 125%, तो 25% कितना होगा? डिवाइडेड बाय 125 इंटू 25। $1,82,000। और ये जो एबनॉर्मल सेल हुआ है इसका मार्जिन कैसे निकालूंगा? सर इसका मार्जिन निकालना बहुत सिंपल है। इसका कॉस्ट था हमारी बुक्स में 37,500 का। कैसे पता लगा? लास्ट ईयर 50,000 पे तुमने राइट ऑफ डाला था 12,500 का, तो तुम्हारा वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कितना बचा था? ये लिखा हुआ 37,500। सो सर इसका कॉस्टिंग मेरे पास क्या था? 37,500। तो मेरा जीपी मार्जिन कितना है? 2,500। तो मेरा जीपी मार्जिन कितना हो गया बेटा? 2,500। तो मेरा कॉस्ट कितना आ गया? इसको इस तरीके से लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि यहाँ हमने पहले कैलकुलेशन डाला है ना, तो ब्रैकेट में यहाँ पहले कैलकुलेशन लिख देते हैं। सिमिलर सा लगेगा ना आपको तभी। तो सर ये हमारे पास हमारे ग्रॉस मार्जिन आ गए हैं। अगर मैं ग्रॉस मार्जिन को माइनस कर देता हूं मेरी सेल वैल्यू में से, अगर मैं मेरे ग्रॉस मार्जिन को माइनस कर देता हूं सेल वैल्यू में से, तो क्या मेरे पास मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा? हाँ सर आ जाएगा। सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है। तो सर ये मेरे पास मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकलेगा? कितना हो गया? दिस प्लस दिस, विच इज 7,65,500। ये मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया एक तरीके से। चलो मैं इस पे ब्रैकेट नहीं बनाता अभी। अब अगर मेरे को ये पता है 11 लाख का इन्वेंट्री मेरे पास मेरे बुक्स में पड़ा था बेचने के लिए, उसमें से मैंने 7,65,500 का बेच दिया है, तो जो बचा हुआ इन्वेंट्री है वही मेरा क्लोजिंग स्टॉक है ना। वेरी वेरी गुड अक्षय। सर मेरा वैल्यू ऑफ या कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना आया? 4,02,000। वेरी गुड तुषार। आपको बस यहां पर यह चीज इंश्योर करनी है कि आपके पास दो फैक्टर्स आपके पास अवेलेबल हो। एक है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, माने कितना माल पड़ा था मेरे पास बेचने के लिए और उसमें से मैंने कितना बेच दिया। अगर ये दोनों चीजें मेरे को पता लग जाएं, इतने का माल पड़ा था और इतने का मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स बेच दिए, तो बचे कितने के होंगे? इतने के बचे होंगे। अपने पास बेटा जी इसको और एक तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता था। कई बच्चे और जो हैं हमारे पास, वो इसका एक डिफरेंट मेथड भी बोलते हैं। वो डिफरेंट मेथड क्या बोलते हैं मैं आपको ये भी बता देता हूं। इसका बच्चे कहते हैं सर अगर मान लीजिए ये जो एबनॉर्मल आइटम है ये बिक गया है, मैंने कहा हाँ बेटा बिक गया है, क्या मैं इसको इन्वेंट्री की कॉस्ट में ही लेस कर दूं? मैं सिर्फ देखो, अब एबनॉर्मल आइटम था और वो बिक गया तो उसकी स्टोरी क्लोज हो गई ना सर। मैंने कहा हाँ। क्या वो क्लोजिंग स्टॉक में है सर? मैंने कहा नहीं। तो क्या मैं एक और मेथड से सॉल्व कर सकता हूं? मैंने कहा कौन सा बेटा? बच्चा कहता है सर देखो मैं एक और मेथड से बताता हूं। अब यहां पर ना मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं वो वाला मेथड। वो कहता है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल अगर आप निकालना चाहते हैं सर, तो आप यहां पर ये कर सकते हैं कि जो आपका ओपनिंग स्टॉक है प्लस परचेज है प्लस जो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, आप एक काम करिए ना सर, ओपनिंग स्टॉक जो ये आ रहा था 1,47,500 का, ऐसा इसमें से ना 37,500 हटा दो। ये एक और मेथड सिखा रहा हूं बेटा, जिस बच्चे को नहीं आता वो सीख लीजिए, जिसको आता है वेल एंड गुड। बाकी परचेज कॉस्ट सेम रहेगा 885 और वो आ रहा है 135।
सो यहां पर मेरे पास मैंने क्या किया, एबनॉर्मल आइटम हटा दिया कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में, यहां पे सिर्फ नॉर्मल आइटम कंसिडर करें, केवल और केवल नॉर्मल आइटम कंसिडर करें, क्योंकि एबनॉर्मल तो बिक चुका है। तो भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में भी बच्चा कहता है सर फिर कोई बदलाव आएगा, मैं कहूंगा हाँ बेटा बदलाव आएगा। फिर तुम एक काम ये भी करना कि तुम्हारी जो सेल हुई है उसमें से, तुम्हारी जो सेल हुई है उसमें से एबनॉर्मल सेल्स को हटा देना। और यहां पर तुम्हारा जीपी नॉर्मल सेल्स वाला तो तुम्हें पता ही है कितना है, अगर इस तरीके से भी तुम सोल्यूशन करते हो, ऐसे ही करा है सर मैंने, बहुत ही बढ़िया तुषार, अगर ऐसे ही करा है तो भी बढ़िया है, अगर ऊपर वाले तरीके से किया है तो भी बढ़िया है। ये कितना आया 728। अब अगर मैं अभी भी क्लोजिंग स्टॉक निकाल कर देखूं ना, कैसे सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल ये मेरा ए था और उसमें से मैंने इतने बेच दिए, इतने थे इतने बेच दिए, तो क्लोजिंग में कितने बचे होंगे सर, 4,02,000। अगेन आंसर सेम ही आएगा, अगेन आंसर सेम ही आएगा। समझे बात को? तो दोनों तरीकों से आप सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा तरीका भी होता है ट्रेडिंग अकाउंट को यूज करके, अगर आपको वो भी आता है तो वो भी सही है। ठीक है, आप कोई भी मेथड से अपने पास सोल्यूशन बना सकते हैं। द पॉइंट इज कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आपको क्लैरिटी होगी तो आप एग्जामिनर को क्लैरिटी दे पाएंगे, अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो एग्जामिनर को आप एग्जाम में क्या क्लैरिटी दोगे? समझ में आई जी बात? जी हाँ, चलिए बेटा, चलिए चलिए चलिए, बहुत ही बढ़िया। इन्वेंट्री के अंदर जो एक मेजर कॉन्सेप्ट था जहां पर हमें बात करनी होती है व्हाट आर द मेथड्स फॉर कंप्यूटिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, वो फिनिश हो गया है। नाउ वी आर कमिंग ऑन टू व्हाट, इन्वेंट्री टेकिंग की बात करने आ रहे हैं। इन्वेंट्री टेकिंग क्या होता है? स्टॉक काउंट। इन्वेंट्री टेकिंग रेफर्स टू व्हाट? स्टॉक काउंट। गिनती करना अपने स्टॉक की, उसको क्या क्या कहते हैं? इन्वेंट्री टेकिंग, स्टॉक काउंट। समटाइम्स काउंट इज डन बिफोर और आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। याद करो बेटा, कई बार क्या होता है, काउंट वैसे तो होना चाहिए 31 मार्च पे या 31 दिसंबर पे, जिस दिन साल खत्म हो रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, काउंट क्या होता है, कभी पहले हो जाता है या कभी बाद में हो जाता है, क्योंकि सारी एंटिटीज का काउंट एक ही दिन पर नहीं हो सकता इन्वेंट्री का। और अगर वो बाद में हो रहा है या पहले हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें कुछ एडजस्टमेंट्स कर कर रिपोर्टिंग डेट यानी क्लोजिंग डेट की हमें इन्वेंट्री का वैल्यू निकालना पड़ता है। अगला पॉइंट देखो, hence all the transactions between the date of count and the reporting date। जो मेरा डेट ऑफ काउंट था और जो रिपोर्टिंग डेट था उसके बीच में जो भी मेरे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, जैसे अगर मान लीजिए मैंने गिनती कर ली 25 मार्च को और मेरा रिपोर्टिंग डेट है 31 मार्च, तो ये कह रहा है जितने ट्रांजेक्शन इस पीरियड में हो रहे हैं दे आर एडजस्टेड टू कैलकुलेट स्टॉक इन हैंड ऑन द रिपोर्टिंग डेट। इन सबको हम एडजस्ट करेंगे, यानी अगर यहां कोई परचेज हुआ तो ऐड करेंगे, सेल हुआ तो माइनस करेंगे। समझ में आ रही है बात? 25 मार्च को काउंट हुआ है, उसके बाद अगर कुछ बिका है तो माइनस कर दो, कुछ आया है तो प्लस कर दो। इससे क्या निकलेगा, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकल आएगा। अब सर कभी कभी ऐसा हो सकता है काउंट 31 मार्च तक ना हो बल्कि 10th ऑफ अप्रैल को जाकर हो रहा हो सकता है। उस केस में मुझे बैकवर्ड मूव करना पड़ता है, एंट्रीज को रिवर्स करना पड़ता है। अगर सेल हुआ है तो मैं एड बैक कर देता हूं, परचेज हुआ है तो मैं लेस कर देता हूं। तो ये एक्चुअली में बहुत ही लॉजिकल अप्रोच है। हम अगर ट्राई करेंगे ना इसको रटने की कि प्लस होना है या माइनस, हम कभी नहीं रट पाएंगे, क्योंकि हर बार एंट्री ट्रांजैक्शन डिफरेंट तरीके से फ्रेम कर दें अगर हम, तो हर बार उसका ट्रीटमेंट बदल जाएगा। तो इसीलिए अपने पास बेटा जी इस चीज को प्लीज बिल्कुल भी ना रटने की ट्राई करें। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट नोट जरूर मैंने आप लोगों के लिए डाला है, और वो नोट क्या है, इफ इट इज नॉट मेंशन्ड वेदर टू कैलकुलेट फिजिकल इन्वेंट्री और इन्वेंट्री एज पर बुक्स, अगर ये पॉसिबल नहीं है, सॉरी, इफ इट इज नॉट मेंशन्ड कि आपको फिजिकल इन्वेंट्री निकालनी है या फिर बुक्स की इन्वेंट्री निकालनी है, और ये पॉसिबल नहीं है कि हम असरटेन कर पाए दोनों में से क्या है, क्वेश्चन से कोई हिंट नहीं मिल रहा, तो हम क्या अजम्पशन लेंगे
देन यू हैव टू कैलकुलेट इन्वेंट्री एज पर बुक्स। फिर आपने इन्वेंट्री सिर्फ बुक्स के हिसाब से निकालनी है। देखो क्वेश्चन या तो बोल दे कि बुक्स के हिसाब से निकालो या फिजिकल इन्वेंट्री निकालो, लेकिन अगर क्वेश्चन ने नहीं बोला, अगर वो साइलेंट रह गया और कोई हिंट भी नहीं है, तो तुम बुक्स के हिसाब से अपना क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल कर आओगे एग्जाम में। बोलिए जी, बोलिए जी, समझ में आ रही है बात? अगर आप बेटा ये बोल रहे हैं कि ट्रीटमेंट जो है वो सेम होगा इन्वेंट्री टेकिंग में, परचेज रिटर्न और सेल्स का, अगर वो जैसे बाद में काउंट करता है तो परचेज रिटर्न आए चाहे सेल्स आए तो उसका ट्रीटमेंट एक सा होगा, अगर आप ऐसा कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं तो भी उसमें मैं आपको ये बोलूंगा कि आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा। रटो मत इस चीज को कि ये एक ही ट्रीटमेंट होगा प्लस या माइनस। क्वेश्चन क्या कहता है, मूवमेंट इन्वेंट्री की कैसे हुई है, वैसे तो एक सा लगेगा आपको ट्रीटमेंट, सेल हो रही है तो भी इन्वेंट्री आ रही है, परचेज रिटर्न है तो भी इन्वेंट्री आ रही है, लेकिन फिर भी कहूंगा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना ताकि उसका सही ट्रीटमेंट दे सको। समझे? चलो, राम सेतु लिमिटेड कीप्स नो स्टॉक रिकॉर्ड्स बट अ फिजिकल इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इज मेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, द वैल्यूएशन इज टेकन एट कॉस्ट, द कंपनी ईयर एंड्स ऑन 31st मार्च एंड देयर अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड टू दैट डेट। कंपनी क्या करती है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिकॉर्ड्स बनाती है, वैल्यूएशन क्वार्टरली चल रहा है, वैल्यूएशन कॉस्ट पर कर रही है, ईयर एंड होता है 31st मार्च 24 पे, और कंपनी हैव बीन and the data have been prepared to that date only. Stock valuation taken on 31st March was however misleading, लेकिन जो stock valuation या stock count जो लिया गया 31st March पे वो misleading था, गलत था, and you have been advised to value the closing stock on 31st March with the stock figures as on 31st December and some other information is available to you। और कुछ और इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। पहला कहता है कॉस्ट ऑफ स्टॉक 31st दिसंबर पर एज शोन बाय इन्वेंट्री शीट वाज 7,20,000। उसके बाद ये कुछ 4-5 और एंट्रियां बोल रहा है, कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द अमाउंट ऑफ स्टॉक एट कॉस्ट एज ऑन 31st मार्च 24। मॉक टेस्ट पेपर जून 24 का सवाल है। मॉक टेस्ट पेपर जून 24 का सवाल। आइए जी, आइए जी, कंप्यूटेशन करें। अब यहां पर क्या है, मैं एक काम करता हूं, एक एक कर आइटम्स पढ़ता जाऊंगा और एक एक कर ट्रीटमेंट डिस्कस करके साथ साथ लिखता भी जाऊंगा। जी हाँ सर जी। सबसे पहले मेरा जो कॉस्ट ऑफ स्टॉक है वो कितना है 31st दिसंबर पे, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ value of stock as on 31st March 24, particulars and amount। सो मेरा कॉस्ट ऑफ स्टॉक कितना आ रहा है 31st दिसंबर पे, एज ऑन 31st दिसंबर 23 इट वॉज 7,20,000, दिस वॉज 7,20,000। आगे, ऑन 31st दिसंबर द स्टॉक शीट शोड द फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज, उनको ये कुछ गलतियां और दिखी स्टॉक शीट में। वो कहते हैं अ पेज टोटल ऑफ 45,000 हैज बीन कैरीड टू द समरी शीट एज 54,000। एक मैंने पेज का टोटल बनाया था 45,000 था, समरी शीट में 54,000 ले गया मैं। अब मतलब मैं ज्यादा ले गया हूं, एक्स्ट्रा कैरी फॉरवर्ड टू समरी शीट हो गया है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, बोलो बेटा क्या करूं, प्लस करूं या माइनस करूं? अगर मुझे 31st मार्च के स्टॉक पे आना है, आप लोग बताएंगे, लाइव चैट पर लिखो प्लस करूं या माइनस करूं। मैंने अपने पास क्या किया बेटा, मैंने अपनी समरी शीट जब बनाई तो 45,000 का टोटल आ रहा था, उसको मैंने 54,000 लिख दिया। मुझे क्या करना चाहिए, वेरी वेरी गुड हुजैफा सर, मुझे लेस करना चाहिए। बाकी बच्चे भी आंसर करें, बाकी बच्चे भी आंसर करो ना यार। मैंने अपने पास ज्यादा टोटल लिख दिया, अब मुझे उसको सही लेवल पर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। वेरी वेरी गुड गौरव, तुषार, अभराजित, समर, वेरी वेरी गुड। धीरे धीरे कर कर स्टॉक हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो सारे बिल्ड होते हैं रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड के नाम से।
मैं यहां पर क्या करूंगा, 54,000 माइनस 45, 9,000 रुपए माइनस कर दूंगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट बोलता है द टोटल ऑफ अ पेज हैज बीन अंडरकास्ट बाय 1800। यहां क्या होगा, मैंने एक टोटल ऑफ इन्वेंट्री, एक इन्वेंट्री शीट बनाई, एक समरी बनाई, उसका जो टोटल था वो मैंने अंडरकास्ट किया, मतलब 1800 रुपए से कम लिखा। तो अब बोलो क्या करूं, 1800 रुपए से कम लिखा है, ऐड करूं या लेस करूं? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सर, ये ऐड होगा। सौरभ बेटा खुद सोच के देखो ना यार, खुद सोच के देखो ना मेरे बेटे, यहां पर टोटल तुमने कम लिखा है तो अब तुम्हें उसे बढ़ाना पड़ेगा। अंडरकास्टिंग ऑफ, अंडरकास्टिंग ऑफ इन्वेंट्री शीट, 1800 रुपए का मैं अपने पास यहां पर ये टोटल बढ़ा दूंगा। चलो अगले पॉइंटर पर चलते हैं। आगे बोलता है इनवॉइसेस ऑफ परचेजेस एंटर्ड इन द परचेज बुक ड्यूरिंग द क्वार्टर फ्रॉम जनवरी टू मार्च टोटल्ड 6,30,000। ठीक है, आउट ऑफ दिस 27,000 रिलेटेड टू द गुड्स दैट वर रिसीव्ड प्रायर टू 31 दिसंबर। वो कह रहा है यार 6,30,000 के परचेज मैंने डाले हैं इस क्वार्टर में। टोटल परचेज कितना बोल रहा है, 6,30,000 का जो माल आया था। लेकिन वो कहता है यार इस माल में 6,30,000 में 27 तो ऐसा इंक्लूडेड है, 27,000 जो पिछले क्वार्टर में ही आ गया था। अगर मैं यहां पर एक छोटी सी टाइमलाइन बना दूं और हम इस टाइमलाइन के थ्रू इसको समझें, ये रहा 31 दिसंबर, ये रहा 31 मार्च। वो कहता है परचेज किया है 6,30,000 का, लेकिन कह रहा है इस 630 में 27,000 तो ऐसा स्टॉक था जो ऑलरेडी मेरे पास कहां पर रिसीव हो गया था, इन द थर्ड क्वार्टर, मतलब यहां रिसीव हो गया था। तो अगर वो 27,000 यहां रिसीव हो गया था तो ऑलरेडी 31 दिसंबर पर मैंने उसे काउंट कर लिया होगा। यस और नो? यस सर। तो अब अगर मैं दोबारा से उसको 630 में इंक्लूड करता हूं तो वो 2 बार काउंट हो जाएगा। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? वेरी वेरी गुड, गौरव और हुजैफा ने आंसर कर दिया। सर यहां पर ये जो 27,000 इसमें एडेड है ना, क्योंकि वो पिछले पीरियड में आ चुका है और वो 31 दिसंबर में ऑलरेडी इन्वेंट्री में गिना जा चुका होगा, तो अभी उसको आप एक काम करिए, यहां से हटा दीजिए 27,000, यहां से हटा दीजिए 27,000। आगे क्या बोलता है, इनवॉइसेस एंटर्ड इन अप्रैल 24 रिलेटिंग टू द गुड्स दैट वर रिसीव्ड इन मार्च टोटल 36,000। अब वो कह रहा है सिमिलरली आगे वाले पीरियड में भी ना कुछ इनवॉइसेस आए थे, 34,000 के थे ना, 36,000। आगे वाले पीरियड में भी ऐसे कुछ इनवॉइसेस थे 36,000 के। जो इनवॉइस बाद में आया है एंटर अप्रैल में हो रहा है, लेकिन प्रोडक्ट्स मेरे पास 31 दिसंबर से 31 मार्च के बीच में ही आ गए थे। बहुत ही बढ़िया तुषार, बहुत ही बढ़िया गौरव। क्या करूंगा मैं यहां पर, सर आप इधर 36,000 को ऐड करेंगे, आप यहां पर 36,000 को ऐड करेंगे। तो मेरे पास मैंने टोटल परचेज कैसे निकलेगा, 630 माइनस 27,000 प्लस 36,000 परचेजेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। ऐड करूंगा परचेजेस ड्यूरिंग 1 जनवरी 24 टू 31 मार्च 24, और यहां बोलूंगा 6,30,000 माइनस 27,000 जो पिछले पीरियड में आ गया था, प्लस 36,000 जो जिसका इनवॉइस नेक्स्ट पीरियड में आ रहा है लेकिन गुड्स मार्च में आ चुके हैं। तो 630 माइनस 27 प्लस 36 विच इज 6,39,000। बहुत ही बढ़िया हुजैफा, बहुत ही बढ़िया। चलिए अगले पॉइंटर पर चलते हैं। कह रहा है सेल्स इनवॉइस टू कस्टमर टोटल्ड 8,10,000 फ्रॉम जनवरी टू मार्च। ऑफ दिस 45,000 रिलेटेड टू द गुड्स दैट वर डिस्पैच्ड बिफोर 31 दिसंबर। अगेन वही सेम बात बन रही है यहां पर भी। अब ये हटाते हैं यहां से और अब सेल्स की बात करते हैं। कहता है जो इस पीरियड में सेल्स हुई हैं वो कितनी है, 8,10,000। इस पीरियड में जो सेल्स हुई हैं वो कितनी है, 8,10,000। और सर जी यहां पर ऑफ दिस 45,000 रिलेटेड टू गुड्स दैट वर डिस्पैच्ड बिफोर 31 दिसंबर।
45,000 ऐसी सेल्स हैं जो 31 दिसंबर से पहले ही जिनके गुड्स डिस्पैच हो चुके हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, यहां पर मैंने ऑलरेडी वो 45,000 अपने पास स्टॉक में से कम कर दिया होगा, यानी 31 दिसंबर पे ऑलरेडी वो कम हो रखा है। और वो सेल अगर 8,10,000 में इंक्लूडेड है, और अगर मैंने 8,10,000 की सेल ले ली, तो क्या वो दो बार माइनस हो जाएगा? 45,000 एक बार पिछले क्वार्टर में भी माइनस हुआ फॉर द आउटफ्लो ऑफ गुड्स, और ये 8,10,000 सेल्स है, तो मैं अगेन इसको माइनस करूंगा सेल्स को, ताकि मैं 31 मार्च पे पहुंच सकूं उसकी इन्वेंट्री पे। तो इस 8,10,000 में 45,000 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो अगर मैंने ये पूरा माइनस कर दिया तो 45,000 दो बार माइनस हो जाएगा। इसलिए मैं यहां से क्या करूंगा सर, 45,000 आप यहां से हटा देंगे, आप इधर से माइनस कर देंगे इस सेल्स में से। गुड्स दैट वर डिस्पैच टू कस्टमर बिफोर 31 मार्च बट इनवॉइस्ड इन अप्रैल अमाउंटेड टू 36,000। अब वो फिर से ये कह रहा है 36,000 के ऐसे कुछ गुड्स थे जो मार्च में ही डिस्पैच हो गए थे, यानी ये मेरे इसी पीरियड में ही सेल हो गए थे, लेकिन मैंने उसके इनवॉइसेस अप्रैल में रेस करे हैं। इनवॉइस अप्रैल में रेस करने से क्या होता है, आपके गुड्स तो यहीं चले गए ना, तो इसी पीरियड की सेल्स में मैं इसको ऐड कर लूंगा। तुषार एंड गौरव, गुड 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 गुड, वेरी वेरी गुड। तो मेरे टोटल सेल्स कितना आ जाएगा, 8,10,000 माइनस 45,000 प्लस 36,000 विच इज 8,01,000। इसके आगे बोलता है ड्यूरिंग द फाइनल क्वार्टर क्रेडिट नोट एट इनवॉइस वैल्यू ऑफ 9,000 हैड बीन इशूड टू कस्टमर इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स दैट वर रिटर्न्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड। इसी पीरियड में सेल रिटर्न भी आए, तो अब अगर ये मेरा नेट सेल बन गया है, या मेरा सॉरी ग्रॉस सेल बन गया है 8,01,000, तो इसमें से सेल रिटर्न माइनस करूंगा तो नेट सेल का नंबर आ जाएगा। आओ जरा मैं इसको लिखता हूं तुम लोगों के लिए। माइनस करूंगा यहां से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमेशा याद रखना, सेल्स के लिए हमेशा जब भी मैं इन्वेंट्री में माइनस कर रहा हूं तो सेल्स मत माइनस कर देना, उसमें ग्रॉस मार्जिन भी होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस होता है। क्या करते हैं हम, सेल्स ड्यूरिंग 1 जनवरी 24 टू 31 मार्च 24, सेल्स कितनी हुई है सर, यहां पर हुई है 8,10,000, इतना ही था ना ये, हाँ, -45 प्लस 36, -45 प्लस 36, तो ये मेरे पास आ गया 8,01,000 की सेल है। और यहां से मैं अपने पास क्या माइनस कर दूंगा, सेल रिटर्न का नंबर माइनस कर दूंगा। सेल रिटर्न का नंबर आ रहा है मेरे बेटे 9,000 रुपए का। तो मेरे पास टोटल नेट सेल्स कितनी आ जाएंगी सर, नेट सेल्स आ जाएंगी आपके पास 7,92,000 की। ठीक कर रहा हूं बेटा, 7,92,000 में से सर आपको ग्रॉस मार्जिन माइनस करना पड़ेगा। क्वेश्चन में ग्रॉस मार्जिन कितना गिवन है बेटा, द ग्रॉस मार्जिन अर्नड बाय द कंपनी इज 25% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट का 25% है। मेरे पास ये सेलिंग प्राइस है 7,92,000, ये सेलिंग प्राइस है 7,92,000। जी सर। अब यहां पर देखो, यहां पर देखो ध्यान से, ये 125% है, तो बोलो 25% कितना होगा। तो 7,92,000 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 25 विच इज 158,400। ये आ रहा है 633,600। तुषार आई होप आपका वो 633,600 ही आ रहा है। गौरव गुड। तुषार एंड हुजैफा एक बार चेक कर लीजिए बेटा। टाइपिंग एरर होगा शायद। ठीक है, बस जी बस खत्म हो गया। यहां से आपका वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा। ये सारे आइटम्स हमने एडजस्ट कर दिए, मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आ जाएगा 31 मार्च पे। निकाल।
7,18,200, 7,18,200। आ जाइए बेटा जी, आ जाइए बेटा जी, स्टार्ट करें। ट्रू या फॉल्स आप लोगों ने साथ साथ बोलते जाना है। इन्वेंट्री चैप्टर के ट्रू फॉल्स की बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एज कैरिंग कॉस्ट लेस परसेंटेज डिक्रीजेस, ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? बताओ बेटा, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे होता है? वेरी गुड हुसैफा, आप टी या एफ लिख दीजिए, वो भी मेरे लिए मोर देन इनफ है। आपको अपने पास बताना है ये सही स्टेटमेंट है या गलत स्टेटमेंट है। द आंसर इज फॉल्स। इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इन्वेंट्री किस पर वैल्यू किया जाता है? लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। चलो जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बाकी बच्चे भी आंसर करें अपने पास साथ साथ। बताइए क्वेश्चन नंबर 2, इन्वेंट्री हैज डेली मैनेजमेंट हैज डेली इंफॉर्मेशन अबाउट क्वांटिटी एंड वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर फिजिकल इन्वेंट्री सिस्टम। दो सिस्टम्स होते हैं, एक होता है पीरियोडिक, एक होता है परपेचुअल। ये पीरियोडिक सिस्टम में कह रहा है क्या मैनेजमेंट को रोज इंफॉर्मेशन मिलता है? बहुत बढ़िया, द आंसर इज फॉल्स। सर फिजिकल इन्वेंट्री सिस्टम में तो मैनेजमेंट को पीरियोडिकली इंफॉर्मेशन मिलता है, रेगुलरली नहीं मिलता। परपेचुअल सिस्टम, वेरी गुड गौरव, उजैफा, तुषार, समर, जो बच्चे भी आंसर कर रहे हैं और जो बच्चे नहीं आंसर कर रहे हैं बेटा पार्टिसिपेट करिए साथ में, ठीक है। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम इज मोर सुटेबल फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस। छोटी एंटिटीज पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम लगाती हैं। गुड 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 गुड, यस 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 यस, द आंसर इज ट्रू। सर ये हमारे पास कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है। परपेचुअल सिस्टम्स जो हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं। पीरियोडिक सिस्टम्स क्या है? फिजिकल काउंटिंग करना है, छोटे बिजनेसमैन यही करते हैं। ठीक हो गया। चलिए अगला पॉइंटर, व्हेन क्लोजिंग इन्वेंट्री इज ओवरस्टेटेड, जब मेरा क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो ओवरस्टेटेड है तो नेट इनकम फॉर द अकाउंटिंग ईयर विड बी अंडरस्टेटेड। यहां पर आपको एक्चुअली ट्रेडिंग अकाउंट से इंफॉर्मेशन मिलती है। ट्रेडिंग अकाउंट में कह रहा है अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक जो है ये बढ़ा हुआ है तो आपकी जो नेट इनकम यानी जो फर्दर ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जो नेट प्रॉफिट निकल कर आ रहा होगा, सीधा यहां पर लिख देता हूं, इधर ट्रेडिंग एंड पीएनएल कर देते हैं, वो कम आएगा। इट वुड बी अंडरस्टेटेड। ट्रू है या फॉल्स है? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। भाई बाकी सारे बच्चे कहाँ हैं? कोई एक आध दो बच्चों ने ही बोलना है। द आंसर इज फॉल्स सर। कहता है क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर ओवर स्टेटेड है तो नेट इनकम वुड बी ओवर स्टेटेड नॉट अंडर स्टेटेड, तो ये गलत है। चलो, कहता है क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्या ये सही है? बताओ जी बताओ। 12 नंबर के आने वाले हैं बेटा ट्रू फॉल्स, 12 नंबर। अब जाग जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है। द आंसर इज फॉल्स। क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलता है?
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस परचेजेस माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। चलो गुड। क्वेश्चन नंबर 6, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री शुड कंप्राइज ऑफ ऑल द कॉस्ट ऑफ परचेज। क्या कह रहा है? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री शैल कंप्राइज ऑफ ऑल द कॉस्ट ऑफ परचेज। ट्रू और फॉल्स? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में जितने भी हमारी परचेजेस के खर्चे आ रहे हैं वो सारे जुड़ेंगे। ट्रू है या फॉल्स है? सर दिस इज फॉल्स। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कंप्राइजेस ऑफ ऑल कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड अदर कॉस्ट। ये बात मैंने आज करी थी। 3 चीजें आती हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में, वो तीनों चीजें हम जब ऐड करते हैं तो हमारे पास निकलता है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। परचेज का खर्चा, कन्वर्जन का खर्चा और अदर कॉस्ट। एग्जांपल्स भी लिए थे आज क्लास में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, cost of conversion of inventory includes cost directly related to unit of production. They include allocation of fixed overheads only. ये only पर जरा फोकस करें। ये only पर जरा फोकस करें। क्या सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड्स इंक्लूड होते हैं? भैया देखो, ये तो जो पर यूनिट कॉस्ट है जो प्रोडक्शन की आ रही है वो तो आ ही रही है। क्या सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड्स इंक्लूड होते हैं या वेरिएबल ओवरहेड्स भी साथ में हमारे पास इंक्लूड होकर चलते हैं? सर सारे ओवरहेड्स इंक्लूड होते हैं, सिर्फ फिक्स्ड नहीं होते। फॉल्स है। कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू यूनिट ऑफ प्रोडक्शन तो आता है। दे ऑल्सो इंक्लूड अ सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल ओवरहेड्स। सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड्स नहीं होते। समझ में आ गई जी बात? Question number 8. Abnormal amount of wasted material, labor and other production overhead expenses are included in cost of production. Abnormal loss क्या कभी भी मेरी cost of inventory का पार्ट बनता है? Abnormal loss क्या कभी भी मेरी cost of inventory का पार्ट बनता है? The answer is नो। एबनॉर्मल लॉसेस कभी नहीं बनते। फॉल्स है इसका आंसर। इसका आंसर क्या है? फॉल्स। जितने भी हमारे एबनॉर्मल लॉसेस ऑफ वेस्टेड मटेरियल, लेबर एक्सपेंस है, स्टोरेज कॉस्ट है, एडमिन के खर्चे हैं, हमारा सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है, सेल्स प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है, वो सब नहीं आते इन्वेंट्री कॉस्ट में। क्वेश्चन नंबर 9, perpetual system requires closure of business for counting of inventory. गुड राजवीर, ट्राई करो और आंसर्स देने का ट्राई करो बेटा। परपेचुअल सिस्टम के लिए हमें अपने बिजनेस को बंद करना पड़ता है। इट रिक्वायर्स क्लोजर ऑफ बिजनेस फॉर काउंटिंग ऑफ इन्वेंट्री। कि वो पीरियोडिक में होता था, फिजिकल काउंटिंग के लिए रोकनी पड़ती थी चीजें। परपेचुअल में तो क्या था, आप अपने पास बिजनेस चला सकते हैं। पीरियोडिक रिक्वायर्स क्लोजर फॉर काउंटिंग बट परपेचुअल में कोई जरूरत नहीं है। द आंसर इज फॉल्स। वेरी गुड गौरव, तुषार, हुजैफा, राजवीर। क्वेश्चन नंबर 10, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम इज अ मेथड ऑफ असर्टेनिंग इन्वेंट्री बाय टेकिंग एन एक्चुअल फिजिकल काउंट। जो मेरा ये पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है वो मेथड क्या है? ऑफ असर्टेनिंग द इन्वेंट्री बाय टेकिंग अ फिजिकल काउंटिंग ऑफ द इन्वेंट्री। ट्रू और फॉल्स? इसका तो दूसरा नाम ही यही होता है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम का। द आंसर इज ट्रू। यहां पर तो एक्चुअल फिजिकल काउंटिंग ही होती है। पीरियोडिक सिस्टम में करते क्या है, कुछ कुछ पीरियड्स के बाद जाकर फिजिकल काउंटिंग करते रहते हैं इन्वेंट्री की। वेरी वेरी गुड। Question number 11. The value of ending inventory under simple average price method is realistic as compared to LIFO. तो मैं आज क्या कहा था? LIFO जो है वो एज अ मेथड ड्रॉप कर दिया गया है फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, लेकिन अभी भी चल रहा है। वो सबसे बेकार मेथड है, सबसे अनरियलिस्टिक मेथड है।
वो कह रहा है क्या सिंपल एवरेज भी लीफो से बेटर है? द आंसर इज ट्रू। द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज पर द एवरेज मेथड इज मोर रियलिस्टिक एज कंपेयर टू द लीफो मेथड। लीफो से तो वो भी बेटर है। समझ में आ गई जी बात? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ सर जी। बेटा एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत हार्ड वर्क लगता है बेटा आप लोगों के लिए नोट्स लाना, बनाना, फिर लाइव क्लासेस के थ्रू कंडक्ट करवाना। बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था सर हमारे लिए भी लाइव मैराथन करो, तो हम लोग आए। सो प्लीज अपने पास आप लाइव देख रहे हैं, रिकॉर्डेड देख रहे हैं, जैसे भी जिस भी फॉर्मेट में देख रहे हैं, जरूर वीडियो को लाइक करिए। मुझे उससे पता लगता है कितने बच्चों के लिए वीडियो यूजफुल हुआ। तो प्लीज अपने पास जितनों ने भी अब तक लाइक नहीं किया है, जितनों ने भी नहीं किया है, वो कर कर जाना, ठीक है? ताकि कल फिर हमारे पास हमें यही सेम मोटिवेशन के साथ आने का मन करे कि नहीं यार चलो बच्चों को, इतने बच्चों को मदद हो रही है, 100 बच्चे हैं इनको मदद हो रही है, चलो इनके लिए हम लोग चलते हैं। एटलीस्ट 100 स्टूडेंट्स आर गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम दिस थिंग। लेट्स गो एंड लेट्स डू अनदर चैप्टर थ्रू अ लाइव मैराथन, ठीक है? और सब्सक्राइब कर लो बेटा। आपका जो सीए फाउंडेशन अकाउंट, सीए इंटर एडवांस्ड अकाउंट्स और सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, वो सब इसी एक ही जगह पर, एक ही पोर्टल पर सब कुछ कवर होगा। तो आप लोगों को और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए, तो उन सबका इंफॉर्मेशन भी तभी आपको मिलेगा जब आप सब्सक्राइब कर कर रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट एज फिक्स्ड एसेट। ठीक है उजैफा बेटा, ठीक है। जो स्टॉक का वैल्यू है उसको हम फिक्स्ड एसेट बोलते हैं क्या? अकाउंटिंग का हल सीए विपुल ढल, थैंक यू सो मच। ढल है तो हल है, ये बात याद रखना। ढल है तो हल है, और अकाउंटिंग का तो 100% है। समझ आ गई? चलो, फॉल्स है यहां पर। वो फिक्स एसेट नहीं होता, वो करंट एसेट होता है सर। वो फिक्स एसेट नहीं होता, वो क्या होता है? करंट एसेट। आइएगा क्वेश्चन नंबर 13, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। कह रहा है अंडर इन्फ्लेशनरी सिचुएशन, इन्फ्लेशनरी कंडीशन क्या होती है? तुम मंथ 1 में गए तो 10 रुपए का मिल रहा है, मंथ 2 में गए तो इन्वेंट्री 15 रुपए का मिल रहा है, मंथ 3 में गए तो इन्वेंट्री 20 रुपए का मिल रहा है। इस तरीके से जो है तुम्हारे पास तुम्हारी इन्वेंट्री की वैल्यू, कॉस्ट बढ़ती जा रही है एक्विजिशन की। तो कह रहा है इन्फ्लेशनरी कंडीशन में फीफो विल नॉट शो द लोएस्ट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। फीफो लोएस्ट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं दिखाएगा। क्या दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? भैया फीफो मेथड क्या होता है? जो पहले आया वो पहले गया। और मेरे पास फीफो क्या कहता है कि जो पहले आया वो पहले बिकेगा। तो क्या ये मेरे को मेरा लोएस्ट वैल्यू ऑफ सीओजीएस देगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड देगा अंडर इन्फ्लेशनरी कंडीशन? देखो फॉल्स है यहां पर। ये क्या बोलता है? कह रहा है अंडर इन्फ्लेशनरी कंडीशन लीफो और वेटेड एवरेज विल नॉट शो द लोएस्ट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। फीफो तो दिखाएगा लोएस्ट कॉस्ट ऑफ, क्यों? क्योंकि फीफो में जो पहले आपने आइटम खरीदे वो सस्ते थे, उसी से ही आपका सीओजीएस बनेगा। तो फीफो विल शो द लोएस्ट वैल्यू, बट कौन नहीं दिखाएगा लोएस्ट वैल्यू? दैट विल बी लीफो एंड वेटेड एवरेज। क्यों? क्योंकि लीफो में आप सबसे जो अभी लेटेस्ट खरीदा है वो बेचोगे, तो वो सबसे ज्यादा आपको सीओजीएस दिखाएगा, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ सीओजीएस दिखाएगा लीफो में। तो वो कहां पर नहीं दिखाएगा लोएस्ट वैल्यू? वो लीफो और वेटेड एवरेज है। क्वेश्चन उन्होंने थोड़ा नेगेटिव वे में डाला है, इट विल नॉट शो द लोएस्ट वैल्यू। फीफो तो एक्चुअली में दिखाएगा। अगर वो बोलते थे ना अंडर इन्फ्लेशनरी कंडीशन फीफो विल शो द लोएस्ट वैल्यू ऑफ सीओजीएस, द आंसर इज ट्रू। हु विल नॉट शो और विच मेथड विल नॉट शो द लोएस्ट वैल्यू? दैट इज लीफो एंड वेटेड एवरेज। समझ में आई जी बात? अंडर LIFO, valuation of inventory is based on the assumption that costs are charged against revenue in the order in which they occur. LIFO में कह रहा है ये assumption है कि जिस ऑर्डर में कॉस्ट इनकर हो रही है उसी ऑर्डर में रेवेन्यू पे चार्ज हो रही है। क्या ऐसा होता है?
या रिवर्स ऑर्डर होता है, जो अभी लेटेस्ट हमारी इनकर हुई है, पहले वाली को तो पहले वाले को तो भूल ही जाते हैं, जो अभी हुआ है उसी को लिखते हैं, तो ये क्या है, फॉल्स। फीफो में होता है ये कि वैल्यूएशन इन इन्वेंट्री इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट कॉस्ट आर चार्ज अगेंस्ट द रेवेन्यू इन द ऑर्डर इन विच दे अकर, मतलब सबसे पहले जो हुई, फिर उसके बाद वाली चार्ज होती है, फिर उसके बाद वाली चार्ज होती है, फिर उसके बाद, तो ये ऑर्डर फीफो में मेंटेन्ड होता है, लीफो में नहीं होता। लीफो तो क्या कहता है, जो अभी इनकर हुआ पहले वो लगा दो कॉस्ट रेवेन्यू के अगेंस्ट, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड पर चलता है वो। और 15th लास्ट हमारा जो पॉइंटर है वो क्या कहता है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। ये प्रूडेंस को फॉलो कर रहा है, इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है, प्रूडेंस को ही फॉलो कर रहा है वो। वेरी वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया रिवीजन हो गया। सर प्रूडेंस ही तो कहता है कि ओवर वैल्यूएशन नहीं होना चाहिए, इसलिए कॉस्ट या एनआरवी विच एवर इज लोअर हमें कंसिडर करनी है। इसी के साथ हमारा जो पूरा इन्वेंट्री का टॉपिक है बेटा जी, वो भी हमारा पूरा कंप्लीट होता है, फिनिश होता है।